तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही थी। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, मैल न्यूट्रिशन और माइग्रेशन से रिलेटेड। अब देखिए, हम बात करेंगे इश्यूज़ ऑन एजुकेशन इन इंडिया। क्या क्या जो मेजर इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमारे कंट्री में एजुकेशन को लेकर के, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसे जो है कैसे सुधारा गया। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बोला जाता है। ये सारे लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए और ये आर्टिकल 21A में बोला गया है। किस में बोला गया है? आर्टिकल 20A में बोला गया है कि हर एक लोगों को जो है एजुकेशन मिलना चाहिए, आर्टिकल 21 में। डिस्पाइट प्रोग्रेस, मेजर चैलेंजेस परसिस्ट। उसके बाद भी हमारा कंट्री इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बाद भी जो मेजर चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो है एजुकेशन को लेकर के। जो कुछ की प्रॉब्लम्स है मैं आपको अब शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लो लिटरेसी रेट। अब राइट टू एजुकेशन के हिसाब से अगर सारे लोगों को पढ़ना ही है, फंडामेंटल राइट है, उसके बाद भी जब जनगणना की गई तो 2021 में जो है ये पाया गया कि 74% जो है मेल 82% हो गए। और इसमें मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो 74% हमारे कंट्री में जो है लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से मेल 82% है और फीमेल 85% है। ठीक है, जब इनको कैलकुलेट किया गया, इसको कंबाइन जब कैलकुलेट किया गया तो कितना आया? 74 ओवरऑल है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर गैप। जेंडर गैप में क्या हुआ था? गर्ल्स एक्सेस स्टिल लोअर इन द रूरल एरियाज़। और रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें तो लड़कियां जो है, बच्ची जो है वो क्या कर रहे थे? अच्छे से उनको पढ़ाई नहीं मिल पा रहा था। जेंडर गैप के कारण जो है उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ में हैं पेरेंट्स जो है मना करते हैं अपने चिल्ड्रंस को। ड्रॉप आउट रेट्स। ड्रॉप आउट रेट्स का मतलब क्या हो जाता है? सेकेंडरी लेवल तक उन्होंने अपनी पढ़ाई तो की, सेकेंडरी लेवल तक उन्होंने अपनी पढ़ाई तो की, उसके बाद यानी कि 6th 7th, उसके बाद ये सारे लोग क्या कर दिए? छोड़ दिए, स्कूल नहीं पढ़ना चाहते थे। उसके बाद अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात करें, लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड बेंचेस इन द रूरल स्कूल। तो रूरल स्कूल में ये सारी चीज़ों की जो है फैसिलिटी अच्छे से नहीं थी, यानी कि टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बेंचेस की फैसिलिटी अच्छे से वहाँ पे वो उन स्कूलों में नहीं थी। अब उसके बाद ये भी एक मेजर प्रॉब्लम्स थे। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये पूरे प्रॉब्लम्स हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रोट लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस एंड अनट्रेन्ड टीचर्स। यहाँ पे क्या हो जाता था? रोट लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा कि उनको जो है अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ रटवाया जा रहा था। उसके बाद आउटडेटेड सिलेबस था, अनट्रेन्ड टीचर्स थे, टीचर भी जो है अनट्रेन्ड थे। उसके बाद अगर हम लोग डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन गैप वाइडन कोविड पोस्ट में। अब यहाँ पे क्या हो गया? जो गांव में जो बच्चे हैं उन लोग ऑनलाइन एजुकेशन से जो है वो दूर हो गए, क्योंकि वहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं थी, तो उनका जो एजुकेशन है पूरा जो है डिजिटल वो डिवाइड हो चुके थे, यानी कि डिजिटल फैसिलिटीज़ के थ्रू वो अपने पढ़ाई को पढ़ ही नहीं पाए, तो उनका जो है एजुकेशन में गैप आ गया। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाया है ताकि जो है एजुकेशन को बहुत अच्छे से कर पाए और हमारे लोगों को जो है लिटरेट कर पाए और जो है यहाँ पे स्किल डेवलप किया जा सके। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में RTE बोलते हैं, 2009 में पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बोला जाता था कि सारे स्टूडेंट को हक है, राइट है, वो पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान। सर्व का मतलब होता है सारे लोगों को शिक्षा का, अभियान का मतलब है भाई कैंपेन चलाया गया, सारे लोगों को क्या मिलना चाहिए? शिक्षा मिलना चाहिए। मिड डे मील स्कीम भी चलाया गया। मिड डे यानी कि दोपहर में अगर उनको खाना है तो स्कूल में दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे थे उन नीडी लोगों को जो है वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तो आप अच्छे से जानता है, क्योंकि आप लोग के अभी कोर्स में भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही आप पढ़ रहे हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, और ये क्यों आया था? फोकस स्किल पे करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड होलिस्टिक लर्निंग में करता है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको ये मालूम होना चाहिए, ये फोकस किस पे करता है? स्किल्स पे करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे करता है एंड होलिस्टिक लर्निंग पे करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनिशिएटिव आपके सामने है। चलिए अब हम बात करते हैं
MCQs में एजुकेशन के बेसिस पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा आर्टिकल जो है वो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बोलता है? तो आपका आंसर इसमें से होना चाहिए आर्टिकल 21A। चलिए, ये रहा आपका आंसर, आर्टिकल 21A। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेजर गोल क्या था? स्किल बेस्ड एंड होलिस्टिक एजुकेशन। यहाँ पे स्किल बेस्ड यानी कि लोगों के पास स्किल होना चाहिए। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरा डिपेंड किस पे है? स्किल पे है। पूरा आपके जो है स्किल को डेवलप करने पे जो है इनका मेन मोटिव है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं MCQ नंबर 3 में, व्हाट इज द मेजर कॉजेज ऑफ हाई ड्रॉप आउट्स रेट अमॉन्ग द गर्ल्स। ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या हो जा रहे हैं? लोग जो है पढ़ाई छोड़ दे रहे थे, है ना, सेकेंडरी स्टेज तक पढ़ रहे थे और उसके बाद जो है छोड़ दे रहे थे। उसका मेन पूरा क्या है, पूरा रीज़न क्या था? आपका लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी। वहाँ पे जो है स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में क्या नहीं थे? अच्छे खासे टॉयलेट्स नहीं थे, बेंचेस नहीं थे। तो ये जो है हाई स्कूलों में मेजर प्रॉब्लम आता था और लैक ऑफ सैनिटेशन के कारण जो है हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते थे हाई स्कूलों में वो पढ़ नहीं पाते। तो अब हम सेकेंड नंबर का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इश्यूज ऑफ हेल्थ इन इंडिया। हमारे इंडियन इकोनॉमी में हेल्थ की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। अ हेल्दी पॉपुलेशन इज क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उनके लोग जो है स्वस्थ होने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट हमारा इंडिया जो है वो मल्टीपल हेल्थ केयर जो चैलेंजेस है वो फेस कर रहा था। सबसे पहला इसमें था लो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग्स, यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 2% जो है GDP का वो क्या कर रही थी? स्पेंड कर रही थी हेल्थ सेक्टर में। यानी कि हॉस्पिटल के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2% जो है क्या किया जा रहा था? खर्च किया जा रहा था। और अगर हम ये ग्लोबली कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी दूसरे कंट्रीज जो है इसमें बहुत ज़्यादा ही खर्चा करते थे। रूरल अर्बन डिवीजन, अगर हम बात करें 70% पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री के वो विलेजेस में रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारे इंडिया के 80% डॉक्टर्स वो सिटीज़ में रहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को इलाज करवाना हो तो उसको जो है सिटी जाना पड़ता था, क्योंकि 80% ऑफ डॉक्टर्स तो सिटी में रहते हैं और टाइम पे ना पहुंच पाने के कारण उनका डेथ हो जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर के पॉइंट में, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। WHO नॉर्म्स एक डॉक्टर पर 1000 लोगों के लिए होना चाहिए। इंडिया लैग्स बिहाइंड, और इंडिया जो है लैग्स बिहाइंड यानी कि हमारा इंडिया जो है मतलब इतना जो है ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आगे आपको समझना है हाई आउट ऑफ द पॉकेट्स एक्सपेंडिचर, और 60% हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आर पेड ओनली बाय द इंडिविजुअल्स। और 60% जो है अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो है इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंडिविजुअल हमारे कंट्री के लोगों को देना ही पड़ जाता था। उसके बाद तो हमारे इंडिया में जो है फैसिलिटी अच्छी नहीं है, क्या कर सकते हैं? अगर किसी को इलाज करवाना है तो कर देना ही पड़ेगा पैसा भाई, है ना, जान बड़ी बात है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की और मैटरनल मोर्टैलिटी की बात करें तो यहाँ पे थ्रू इम्प्रूव्ड स्टिल हाई इन द पुअर स्टेट, और जो गरीब स्टेट्स थे हमारे कंट्री में वो जो है अभी भी वहाँ पे हाई था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे फ्यूअर हॉस्पिटल, ICU बेड्स एंड एम्बुलेंस। कुछ ही हॉस्पिटल थे हमारे कंट्री में, है ना, और ICU बेड्स भी बहुत कम है और एम्बुलेंस के जो फैसिलिटी है ये भी कम थे। तो ये सारे जो मेजर प्रॉब्लम्स है हमारा कंट्री फेस कर रहा था। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए हमारे कंट्री के जो है गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्टेप्स उठाए। उसमें से एक है आयुष्मान भारत, जिसको PM जय बोला जाता है। अब ये PM जय का मतलब क्या है? आयुष्मान भारत हम इसको समझते हैं, अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपना इलाज कराना है तो उसे 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस मिलता है, और गरीब लोग जो है अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छे से करा सकते हैं, ईजिली करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है 5 लाख तक का जो है फैसिलिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, वो अवेल कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, अब ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने जो है क्या किया था? एक इनिशिएटिव लिया था जहां पे नेशनल हेल्थ जो है मिशन लेकर के आया गया था, सारे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही थी।
नेक्स्ट जो है जन औषधि स्कीम, अफोर्डेबल मेडिसिन। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जन औषधि स्कीम्स का मतलब हो जाता है जो मेडिसिन हाई रेट में थे उसको जो है इजीली अफोर्ड कर सके। चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज जो है आपको समझने हैं, आपको आंसर करने हैं। सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी डज इंडिया स्पेंड ऑन अप्रॉक्सीमेटली ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर। तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का 2% जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती थी हेल्थ केयर सेक्टर में। उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, व्हाट स्कीम प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख फॉर द पुअर फैमिलीज। पुअर फैमिलीज के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस कौन सी स्कीम करती थी? आपका इसमें आंसर होना चाहिए आयुष्मान भारत। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इसी में मेडिकल से रिलेटेड यानी कि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, तो आपका आंसर क्या रहेगा बताइएगा। द मेजर इश्यूज ऑफ इंडिया रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इज, हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की शॉर्टेज होती थी। एक डॉक्टर होता था, कितना, एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 लोगों के लिए, तो हमारे कंट्री इसमें भी जो है पीछे चल रहा था, इसमें भी जो है पीछे चल रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो मैं आपको जो है इसके बाद इश्यूज ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मैल न्यूट्रिशन रिफर्स टू द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट ईटिंग इनफ और ईटिंग अनहेल्दी फूड्स। हमारे कंट्री के लोग अगर मान के चलो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो भी वो कंज्यूम करते हैं उससे अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है या अगर उनको खाने को ही नहीं मिलता, इतना इनफ का मतलब है कि उनका पेट भर जाए, तो उसे ही हम कहते हैं। और अगर मान के चलो उन लोग अनहेल्दी खाते, तो मैंने क्या 3 चीज़ें बताई, एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और खाना जो है सफिशिएंट नहीं खाते हैं, और खाते भी हैं तो अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो इसे ही क्या बोला जाता है, मैल न्यूट्रिशन कहा जाता है। की प्रॉब्लम्स क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अगर ऐसा हो रहा था तो हम इसे समझते हैं ध्यान से। जहाँ पे हाई चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन था 35% तक, उसके बाद एमीनिया जो 50% ओवर 50% था, और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो लो बर्थ वेट था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके बाद इसमें जो है हिडन हंगर था, एक लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक आयरन, आयोडीन, विटामिन, ये सारी चीज़ों की कमी हो जाती थी खाने में। तो रीजंस क्या थे, पोवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी थी, लैक ऑफ अवेयरनेस था अमॉन्ग मदर्स, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, एवरी मैरिज एंड टीनेज प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट में कुछ स्कीम्स उठाए थे, पोषण अभियान 2018 में लेकर के आया था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लेकर के आया था, मिड डे मील स्कीम भी लेकर के आया था, अमेनिया मुक्त भारत भी लेकर के आया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको MCQs बताने हैं, विच मिशन एम्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, तो आपका पोषण अभियान। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन चिल्ड्रन वर 5 सस्टेन, तो आपका 35%। उसके बाद आपको याद रखना व्हाट इज़ द हिडन हंगर, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाना चाहिए डेफिशिएंसी वाला ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं इश्यूज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। माइग्रेशन का मतलब क्या है और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सारी चीज़ें जो हैं अभी समझेंगे। इश्यूज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे जब कोई भी काम करने के लिए चला जाता है, या मूवमेंट हम बोलें अगर मूवमेंट, तो एक जगह से जब कभी भी कोई दूसरे जगह जाता है तो हम उसे माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, कभी भी आप अपने कॉलेज को छोड़ करके दूसरे कॉलेज जाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, एक जगह से आप जब कभी भी दूसरे जगह जाएंगे तो उसे, उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। विद इन द कंट्री, इंटरनल, और टू फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री यानी कि एक्सटर्नल। चाहे आप अपने इंडिया में रहो या किसी दूसरे कंट्री में जाओ, लेकिन अगर आपका मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन, अब आपको समझना है इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, रूरल टू अर्बन मोस्ट कॉमन। अगर देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांव जगह से जा कर के जो है अर्बन एरियाज में काम करते हैं। उसके बाद पुश फैक्टर का मतलब है लोग अपने मर्जी से नहीं जाते हैं, उनको धक्का मार के जाना ही पड़ता है, पोवर्टी के कारण उनको जाना पड़ता है, जॉबलेस हैं इसीलिए उनको काम के चक्कर में वहाँ पे ढूंढने जाना पड़ता है, और एजुकेशन के चक्कर में जो है उन लोगों को कहाँ से निकलना पड़ता है, गाँव से निकलना पड़ता है। तो ये पुश फैक्टर है, यानी कि उनको ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता है। पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है, लोग दूसरे जगह से यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बेटर जॉब्स होगा वहाँ खुद लोग जो है चले आ जाते हैं। उसके बाद
उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी सेम ऐसा ही है। अब हम अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन को आपको समझना होगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन टू गल्फ कंट्रीज, यूएस, यूके फॉर जॉब्स। हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज में जा करके जॉब करते हैं और वो अपने नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करते हैं। रेमिटेंस बूस्ट इंडियन फॉरेन इनकम। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भी फॉरेन इनकम मिलता है तो हमारे कंट्री में अच्छा खासा पैसा आता है और इसीलिए जो है वो वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा जो है बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट कराना चाहते हैं। प्रॉब्लम ड्यू टू माइग्रेशन। जब कभी भी माइग्रेशन होता है तो हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम समझते हैं। अर्बन ओवर क्राउडिंग जो लीड्स टू स्लम्स, प्रेशर ऑन सर्विसेज। जब कभी भी अर्बन ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, लोग जब रूरल एरिया से अर्बन यानी कि सिटीज़ में आ जाएंगे तो यहाँ ये ओवर क्राउड हो जाता है, यहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगते हैं। ब्रेन ड्रेन, एजुकेटेड यूथ लिविंग इंडिया। जो भी लोग हैं एजुकेट हो चुके हैं ज़्यादा, वो भारत को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा है ये सोच के। सोशल स्ट्रेस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड द कल्चरल इश्यूज। सोशल में आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चरल इश्यूज। उसके बाद अगर हम बात करें सीजनल माइग्रेशन, नो सोशल सिक्योरिटीज फॉर द वर्कर्स। सीजनल, क्योंकि सीजनल माइग्रेशन का मतलब क्या हो जाता है भाई, काम के सीजन के समय में उनके पास काम रहता है और बाकी टाइम में काम नहीं रहता, तो बेचारे भाई लोग काम करने कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाया ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक नेशन है, एक देश है, तो एक ही राशन कार्ड रहेगा। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम का मतलब क्या होता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है सीजन में अगर काम नहीं चलेगा तो उनको पैसा दिया जाएगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, और उनको जो है अगर हाउस रेंटल में चाहिए रहेगा तो वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। एमसीक्यूज अगर हम लोग माइग्रेशन के बेसिस पे देखेंगे तो चलिए समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर इन द रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो आपको इसमें से बताना है, पॉवर्टी, क्रॉप फेलियर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। पुल है, पुल का मतलब जो है खुद खींचे चले आना, तो जहाँ जॉब अच्छी रहेगी वहाँ पे लोग खुद खींचे चले आते हैं। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, जब लोग जो है ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो अपने भलाई के लिए वो दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पैसा के चक्कर में वो दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं। What is the benefit of वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसका बेनिफिट क्या रहता है भाई, एक्सेस टू द फूड राशन एनीवेयर इन इंडिया। राशन कार्ड से उनको फूड का एक्सेस कोई भी कहीं पे भी अगर जाता है तो उन्हें मिल जाएगा। तो ये सारी समरी जो है आपको यहाँ पे देख करके पूरा जो चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है ये समरी आप मत छोड़ना, ये रिवीजन के लिए बहुत काम आता है, रिवीजन के लिए बहुत काम आता है। होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल दी एंड।